अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीए इंग्लिश थर्ड ईयर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पोएम नंबर 9 के ऊपर है और बड़ी फेमस पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है और इसका नाम है जी द सॉल्ट्री रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और आपको इस पोएम की जो है वो समझ भी आएगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में यही कहा जाता है, यही हमने पढ़ा है कि ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर, कि वो फितरत का शायर है। ही राइट्स अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वो एलिमेंट्स ऑफ जो नेचर है उनके बारे में लिखता है। इसकी पोइट्री के अंदर जो है वो क्लाउड्स हैं, वो फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं और रिवर्स हैं, वैलीज़ हैं, यानी जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, वो इसके अंदर जो है वो इसका जिक्र करता है। और बेसिकली जो थ्योरी है मदर नेचर दैट हैज़ बीन फॉरवर्डेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसको फॉरवर्ड किया है, उसको इन्वेंट किया है कि नेचर इज़ जस्ट लाइक अ मदर। नेचर इतनी शफीक है, इतनी मेहरबान है कि जितनी एक माँ की मोहब्बत है। तो उसने मदर नेचर का जो ये जो टर्म है उसको कॉइन किया है कि नेचर जो है वो माँ का दर्जा रखती है। और नेचर जो है डेट कंसोल द ह्यूमन हार्ट, वो इंसानी दिल को तस्कीन देती है। नेचर हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉयज़ एंड प्लेयर्स। नेचर जो है वो इंसान के लिए एक फितरी जो खुशी है उसका एक मुस्तकिलन जो है वो एक ज़रिया है। तो इसके अंदर उसने जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसने फ़िज़िकल सेंसेशन का भी जिक्र किया है और उसके अंदर जो अपनी जो वाक़या है जो नेचर के बारे में वो उसको रिकॉल करता है, जब वो याद करता है तो उसका भी जिक्र किया है। असल में ये चीज़ जो है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है उसके अंदर बड़ी कॉमन है। वो कहता ये है कि एक तो हम फर्स्ट व्हेन वी आर क्लोज टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर वी आर टेकिंग फ़िज़िकल सेंसेशन। हम जो हैं वो फिज़िकल सेंसेशन कर रहे होते हैं, यानी हम नेचर को अपने अंदर जज़ब कर रहे होते हैं। फितरत यानी किसी वादी में खड़े हुए हैं, किसी जंगल में खड़े हुए हैं, किसी रिवर के पास खड़े हुए हैं, या अंडर द रेन है, बारिश हो रही है और हम खड़े हुए हैं, तो हम फिज़िकल सेंसेशन ले रहे हैं। और एक तो वो उस वक्त हमें खुशी हो रही होती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब हम उस वाक़े को याद कर रहे होते हैं, कभी भी लॉन्ग आफ्टर ईयर्स, कई सालों बाद जब हम उसको याद कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी वो जो इंसिडेंट है वो इतनी ही खुशी दे रहा होता है जितने कि हमने उसको फ़िज़िकली इंजॉय किया था। तो ये नेचर की क्वालिटी है कि इसको हम फ़िज़िकली भी इंजॉय करते हैं और जब हम इस वाक़े को उस इंसिडेंट्स को याद करते हैं तो उस वक्त भी हम इसको इंजॉय करते हैं। अच्छा, बेसिकली अब इसमें हुआ क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है a poet of nature, he was passing through a valley in Scotland. During his visit to Scotland, he was passing through a valley. एक वादी में से गुजर रहा था। There he came across a lovely maiden, एक दोशीज़ा, and the girl was singing and reaping a crop. वो फसल भी काट रही थी और साथ एक गीत भी गा रही थी। तो शायर जो है that was impressed by her वॉइस, उसकी जो वॉइस है, उसकी जो सिम्फनी है, उसका जो म्यूज़िक है, उससे बहुत मुतासर हुआ और वो वहाँ उसको फिर इंजॉय करता रहा, उसकी आवाज़ जो है वो उसको सुनता रहा। और फिर उसने क्या किया जी कि उसने उस लड़की की जो आवाज़ है उसके अंदर सिमिलरिटी क्रिएट करने की कोशिश की, यानी सिमिली जो है कंपैरिजन करने की कोशिश की। और कंपैरिजन किसके साथ किया जी कि नाइटिंगेल के साथ किया, बुलबुल के साथ किया। और देन ही कंपेयर्स द वॉइस ऑफ द गर्ल टू अ कुकू बर्ड से करता है, फिर डेजर्ट सिंगर से करता है। लेकिन अल्टीमेटली ही कंक्लूड्स दैट द वॉइस ऑफ द गर्ल इज़ स्वीटर दैन ऑल अदर वॉइसेस, कि जो लड़की की आवाज़ है वो बाकी सब आवाज़ों से जो है वो बहुत ही मीठी है, बहुत ही स्वीट है, यानी उस लड़की जैसा जो गीत है वो मैंने आज तक नहीं सुना। अब सवाल ये पैदा होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ कॉल्ड अ पोएट ऑफ नेचर। ही राइट्स अबाउट, नो डाउट ही राइट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। तो सवाल ये है कि वाई ही इज़ इम्प्रेस्ड बाई द वॉइस ऑफ द गर्ल, वो उस लड़की की आवाज़ से क्यों मुतासर हो जाता है।
तो याद रखें स्टूडेंट्स, बेसिकली ये ना समझिए कि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द वॉइस ऑफ द गर्ल, कि वो लड़की की आवाज़ से मुतासर हो गया था। बेसिकली वो जो सीन था वो नेचर का सीन था, और उस वक़्त वो जो लड़की थी, शी वॉज नॉट ओनली अ गर्ल, वो वहाँ पे लड़की नहीं थी, शी वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचर, वो फितरत की एक नुमाइंदा थी, ठीक है। शी वॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, वो नेचर का एक ऑब्जेक्ट बन चुकी थी, और उसकी जो वॉइस है वो उसकी वॉइस नहीं थी, डैट वाज द वॉइस ऑफ नेचर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं, ये यानी वो नेचर को पसंद करता है। तो बेसिकली लड़की से मुतासर होने का, उसकी आवाज़ से मुतासर होने का यही एक मसला इसका हमें समझ आती है कि द गर्ल वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, द गर्ल वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचर। फिर इसने उसके सॉन्ग को गैस करने की कोशिश की, लेकिन उसके जो मीनिंग है वो सही तरीके से उसको गैस नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन एंड पे वो फिर सारे तरीके, सारे जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करने के बाद वो कहता है कि जो कुछ भी इसका थीम था या जो कुछ भी ये था, लेकिन कंक्लूजन ये देता है कि उस लड़की की जो आवाज़ है, उसका जो सॉन्ग है, उस जैसी आवाज़ और उस जैसा गीत मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना है। तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी एक शॉर्ट सी, जो मैंने आपको समरी टाइप जो एक स्टोरी बताई है। अब हम पढ़ते हैं कि इस पोइम के अंदर जो है वो क्या हुआ है। बिहोल्ड हर, देखो, बिहोल्ड स्टूडेंट, बिहोल्ड का जो मतलब होता है BEHOLD, बिहोल्ड, बिहोल्ड। अब ये मैंने ग्रीन मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कलर ऑफ जो नेचर होता है वो ग्रीन होता है, इसलिए मैं इसको ग्रीन से लिख रहा हूँ। बिहोल्ड का मतलब क्या है जी? लुक, देखो, और ये इम्पेरेटिव है, देखो। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, शी इज़ ऑल अलोन इन द फील्ड, वो लड़की जो है वो खेत के अंदर तनहा है। यॉन, यॉन मीन स्लैंग वर्ड है, यॉन्डर, फुल क्या है जी? अब पहले मैं स्लैंग लिखता हूँ, यॉन, फुल क्या है? YONDER, यॉन्डर। और यॉन्डर का मतलब क्या है जी? यॉन और यॉन्डर, फार ऑफ, वो जो थोड़े फासले पे लड़की खड़ी हुई है, ठीक है ना, यॉन। यॉन सॉल्ट्री हाईलैंड लास, हाईलैंड, हाईलैंड तो मसलन माउंटेन्स को कहते हैं, माउंटेनियस जो एरिया होता है उसको हाईलैंड बोलते हैं, जो पथरीला और ऊंचा इलाका होता है। लास, और लास जो है ये गर्ल, यंग गर्ल, यंग गर्ल, जिसको हम मेडन भी कहते हैं, तो शीज़ा कहते हैं, ठीक है, उसको लास। अच्छा, यॉन सॉल्ट्री हाईलैंड लास, वो जो दूर, थोड़ा सा दूर, उससे थोड़ा सा हट के वो जो लड़की खड़ी हुई है, रीपिंग, वो कर क्या रही है? व्हाट शी इज़ डूइंग, वो क्या कर रही है? रीपिंग एंड सिंगिंग बाई हर सेल्फ, बाई हर सेल्फ का मतलब है खुद ही, ठीक है ना, हर सेल्फ, वो फसल काट भी रही है। शी इज़ परफॉर्मिंग टू एक्शन, वो दो एक्शन कर रही है जी। वन एक्शन इज़ डेट शी इज़ कटिंग द क्रॉप, वो फसल काट रही है, और दूसरा एक्शन क्या है कि शी इज़ सिंगिंग, वो गीत गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, अब ये जो लाइन उसने बोली है डेफिनेटली वहाँ से कुछ और लोग भी गुजर रहे हैं, जो पासर्स बाई हैं, तो उनको जो है वो शायर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है, डेट इज़ पॉइंटिंग टू डेट पीपल डेट आर पासिंग नियर बाई, जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं। अब ये उनको एडवाइस कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू लिसन द सॉन्ग ऑफ द गर्ल to stop, but if you are not interested in that song, so pass silently, या तो रुक के सुन लो, अगर जाना है तो फिर आराम से गुजर जाओ, इस लड़की के सॉन्ग के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वो फसल काटती है और उस के जो दाने हैं, उसके जो फसल है उसको वो बाइंड करती है। एंड सिंग्स मेलनकॉली, मेलनकॉली स्ट्रेन, अच्छा मेलनकॉली, MELONCHOLY, मेलनकॉली, ये कहते हैं जी सैड, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में दुखी, तो स्टूडेंट इसका मतलब है दुखी। अब स्ट्रेन, इट इज़ अ न्यू वर्ड,
ये इतना कॉमन नहीं है, STRAIN। तो स्ट्रेन का मतलब होता है सॉन्ग, गीत। अच्छा, वो एक उसकी आवाज़ से ऐसे लग रहा है कि एज इफ़ शी वर सिंगिंग अ सैड सॉन्ग, कि वो कोई दुखी गीत गा रही है। अब शायर क्या कह रहा है आगे जी, ओ लिसन, लोगो सुनो, फॉर द वेल, वेल ये वादी से, ठीक है ना, वादी से निकला है, वेल वादी, प्रोफाउंड, वेल प्रोफाउंड, मैं दोनों को लिख देता हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो इसको सही तरीके से समझ लें। वेल प्रोफाउंड, PROFOUND। अच्छा, वेल प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, गहरी, और वेल का मतलब है वादी, मतलब कि गहरी वादी, गहरी वादी। ये जो वादी है, ये जो गहरी वादी है, ये जो डीप वैली है, इज़ ओवरफ्लोइंग। अब ये ओवरफ्लो कर रही है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि जिस तरह हम स्टूडेंट ये करते हैं ना कि मतलब कप में चाय डालते हैं, तो वो जब ज़्यादा डाल जाती है तो वो उसके किनारों से जो है चाय बाहर आना शुरू हो जाती है, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, ठीक है। तो वो वादी जो है, वो जो डीप वैली है, उसके अंदर उस लड़की के जो गीत है उसकी बड़ी रेजोनेंस हो रही है, और वो वादी जो है वो उससे भर गई है। अब वो जो आवाज़ है वो किनारों से बाहर ओवरफ्लो कर रही है, इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। उस जिधर भी शायर देखता है उस लड़की की, जिधर भी देखता है उस लड़की का गीत जो है वो उसको उस वादी के अंदर सुनाई दे रहा है। नो नाइटिंगेल, नाइटिंगेल बुलबुल, NIGHTINGALE, नाइटिंगेल, जिसको हम कहते हैं ना बुलबुल, ये एक बर्ड है बुलबुल, ठीक है। नो नाइटिंगेल डिड एवर शैंट, CHAUNT, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, CHAUNT, शैंट। शैंट का मतलब होता है जो नाइटिंगेल जो आवाज़ निकालती है, जो बुलबुल आवाज़ निकालती है, यानी यहाँ इसका मतलब है सिंग। द पोइट इज़ मेकिंग ए कंपेरिजन, शायर जो है वो कंपेरिजन कर रहा है। ही इज़ कंपेयरिंग द वॉइस ऑफ द गर्ल विद द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल। नो नाइटिंगेल डिड एवर शैंट, किसी बुलबुल ने ऐसा गीत नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स, नोट्स वेलकम इस्तकबालिया, और नोट्स का मतलब यहाँ पे क्या है जी, ये म्यूज़िक के अंदर होते हैं ना, हाई नोट्स, लो नोट्स, तो यहाँ पे ये भी इसका मतलब ही सॉन्ग्स हैं, ठीक है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, वेरी। अब ये जो वेरी है, WEARY स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, थका हुआ। आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क आई बिकम वेरी, यानी मैं बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मैं टायर्ड हो जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आगे उसने यूज़ किया है जी बैंड्स, तो यहाँ इसका मतलब कोई म्यूज़िकल बैंड नहीं है, BANDS, बैंड्स। यहाँ इसका मतलब है कारवान्स, CARAVANS, कारवान्स, यानी वो जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो जो कारवान कॉन्वाय की शक्ल में जज़ायर कह रहा हूँ, सहराओं के अंदर जो चलते हैं, ग्रुप की शक्ल में, काफलों की शक्ल में चलते हैं, अपने कैमल्स के ऊपर सफ़र करते हैं। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, और वो जो इस्तकबालिया गीत गाए जाते हैं, दूर से आने वाले जो थके हुए काफ़िले होते हैं, जब वो किसी ओएसिस को देखते हैं, नकलिस्तान को देखते हैं, यानी सहरा की गर्मी, उसमें वो लंबा सफ़र तय करके आते हैं, बड़े टायर्ड हो जाते हैं, उनके कैमल जो हैं वो टायर्ड हो जाते हैं, वो भी टायर्ड हो जाते हैं, और जब उनको कोई ओएसिस स्टेइंग प्लेस नज़र आती है तो वो वहाँ पे स्टे करते हैं। फिर रात को वहाँ पे क्या होता है कि एक कॉन्सर्ट होता है, महफ़िल मौसीकी होती है, और फिर उसके अंदर एक सिंगर होता है, और कहते हैं कि वो जो जिसको हम अरबी में, अरेबिक में कहते हैं ना, हदी खां, ठीक है ना, यानी वो डेजर्ट सिंगर। तो वो हर कारवान के अंदर जो है वो बैंड के अंदर एक अपना सिंगर होता है, और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत सुरीली होती है, और कहा यह जाता है कि उसकी आवाज़ जो है वो इतनी सुरीली होती है कि उससे जो कैमल हैं, जो इंसान हैं, इवन के जो कैमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनकी भी थकावट जो है वो दूर हो जाती है, यानी इतनी उसकी आवाज़ जो है वो स्वीट होती है। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो ऐसा नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि इस लड़की की जो आवाज़ है, द वॉइस ऑफ द गर्ल इज़ स्वीटर दैन द वॉइस ऑफ द डेजर्ट सिंगर,
ठीक है ना, उससे भी, उस डेजर्ट सिंगर से भी ज़्यादा जो है वो मीठी है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट। शेडी SHADY, शेड से निकला है, सायादार, और हॉन्ट का मतलब क्या है? स्टेइंग प्लेस। ठीक है, अब इस सारे का मतलब है जी ओएसिस, OASIS, ओएसिस, जिसको हम कहते हैं नखलस्तान। और ये सहरा के अंदर किसी जन्नत से कम ये मंज़र नहीं होता। फिर सुने जी, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। सैंड, अगर हम इसको सैंड लिखें तो इसका मतलब है रेत, लेकिन अगर सिर्फ वी ऐड S विद दिस वर्ड तो इसका मतलब बन जाता है डेजर्ट, जिसको बोलते हैं ना सहरा। ठीक है ना, यानी अरब के सहरा, जहाँ की गर्मी जो है वो बहुत फेमस है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, एक इतनी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, पुरजोश जो आवाज़ है वो सुनाई ही नहीं दी, वो हमने सुनी ही नहीं है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, बहार का मौसम हो और कोयल की आवाज़ हो। ब्रेकिंग द साइलेंसेस ऑफ द सीज, वो आवाज़ डेट इज़ ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, जो समंदरों की खामोशियों को चीरती हुई, तोड़ती हुई निकल जाती है। अमंग द फादर्स्ट हेब्राइड, हेब्राइड्स असल में ये स्कॉटलैंड के अंदर, वेस्टर्न स्कॉटलैंड जो है उसके अंदर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलेटेड हैं, मतलब ये कि वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना वो लोग नहीं रहते, तो वहाँ पे साइलेंस ही रहती है। लेकिन बहार का मौसम हो और किसी दरख्त के ऊपर एक कोयल बैठी हो और वो अपनी मत भरी आवाज़ में कू कर दे, तो उसकी जो आवाज़ है वो दूर तक, जो समंदरों की जो खामोशियाँ हैं, जो सकूत है, जिसको हम सकूत कहते हैं, साइलेंस ऑफ द सीज, उसको चीरती हुई निकल जाती है। तो वो जो आवाज़ है डेट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, द वॉइस ऑफ द कुकू डेट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, कंपैरिजन शायर क्या कर रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दैट द वॉइस ऑफ द गर्ल इज़ स्वीटर दैन द वॉइस ऑफ द कुकू बर्ड, उससे भी ज़्यादा सुरीली है। अब यहाँ ये देख लें कि इसको लड़की को उसने किस तरीके से ट्रीट किया, उसकी आवाज़ को कितना उसने जो है वो हाई क्वालिटी की एक वॉइस जो है वो कह दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है जी, अब इसको समझ नहीं आ रही। समझ क्यों नहीं आ रही है? उस लड़की की आवाज़ जो गीत है उसकी समझ क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज शी इज़ सिंगिंग इन अ डिफरेंट डायलेक्ट इन हर नेटिव लैंग्वेज। वो जो लड़की है वो अपनी मकामी जो आवाज़ है, मकामी जो ज़बान है, उसमें वो गीत गा रही है। अब इसको समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये गेस करेगा। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये क्या गीत गा रही है? परहैप्स द प्लेंटिव, प्लेंटिव PLAINTIVE। अच्छा, प्लेंटिव का मतलब है सैड, ठीक है ना। नंबर्स, नंबर्स का मतलब यहाँ पे सॉन्ग्स है, फ्लो। शायद मे बी शी इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग, कोई दुखी गीत गा रही हो। फॉर ओल्ड अनहैप्पी, फॉर ऑफ थिंग्स, किसी पुरानी भूली बिसरी याद को वो इस वक्त रिमेंबर कर रही हो, याद कर रही हो, उसके बारे में कोई गीत गा रही हो। एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और काफ़ी अर्सा पहले जो जंगें हुई हैं उनका कोई जिक्र कर रही हो। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, इसको कोई करंट इशू हो, इसको कोई प्रॉब्लम हो, फेमिलियर हो। और इज़ इट मोर हम्बल ले, या ये कोई हम्बल सा है। हम्बल ये वर्ड स्टूडेंट आपने बहुत सुना होगा, HUMBLE, हम्बल। हम्बल का मतलब हो गया सिंपल, और ले का मतलब क्या है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना ले। असल में जो आवाज़ का एक ज़ीरो बम होता है, आवाज़ का एक जो हाई नोट्स होते हैं, लो नोट्स होते हैं, उसको हम इंग्लिश में उसको ले बोलते हैं, और उर्दू में उसी से हमने मिलता जुलता वर्ड निकाल लिया ले। यानी इसकी ले जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, इसके नोट्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। हम्बल ले, यहाँ इसका मतलब है सादा गीत, सिंपल सॉन्ग, ठीक है।
क्या ये कोई सादा गीत गा रही है, किसी जंग का जिक्र कर रही है, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, सम नेचुरल सॉरो, इसको कोई फितरत ने दुख दिया है, लॉस और पेन, इसका कोई नुकसान हो गया, इसको कोई दर्द है, डेट हैज़ बिन एंड मे बी अगेन, जो इसको रहा है और दोबारा हो सकता है। अच्छा, अब द पोएट इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग ऑल्दो ही इज़ इम्प्रेस्ड बाई द वॉइस ऑफ द गर्ल, उसकी आवाज़ से बड़ा मुतासर है, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग। गैस भी किया लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है, खुद ही फिर कंक्लूड करेगा। वट एवर द थीम द मेडन सेंग, मेडन, अच्छा मेडन का वर्ड मैंने पहले बोला भी था, ओरल, अभी आ भी गया है, तो इसका मतलब देख लें जी, MAIDEN। मेडन का मतलब होता है अ यंग अनमैरिड गर्ल, अ यंग अनमैरिड गर्ल, जिसको हम बोलते हैं ना दोशीज़ा, ठीक है। यानी उस लड़की को वो कह रहा है, पहले उसने लास्ट का वर्ड यूज़ किया है, फिर उसने मेडन का वर्ड जो है ना वो यूज़ किया है। वट एवर थीव द मेडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, देर इज़ नो एंडिंग ऑफ द वॉइस ऑफ नेचर, इसके गीत की कोई एंडिंग नहीं है, इसकी जो आवाज़ है उसकी कोई एंडिंग नहीं है, बिकॉज इट इज़ द वॉइस ऑफ नेचर। आई सा हर सिंगिंग एट हर वर्क, और मैंने उसको देखा कि वो काम भी कर रही है, एंड शी इज़ वर्किंग, शी इज़ परफॉर्मिंग टू ड्यूटीज़, शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग एंड शी इज़ वर्किंग इन अ फील्ड, एंड ओवर द सिक्कल बैंडिंग, सिक्कल क्या है जी, सिक्कल SICKLE, ये जो द्रांति है जिसके साथ फसल, कटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जिसको हम द्रांति बोलते हैं। ये देहातों में गंदम की कटाई इसके साथ होती है, फसलें काटी जाती है, द्रांति, उसको सिक्कल बोलते हैं। एंड ओवर द सिक्कल बैंडिंग, उसके ऊपर बैंड किए हुए है, फसल भी काट रही है, गीत भी गा रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं बेहिस्सो हरकत उसकी आवाज़ को सुनता गया। एंड एज आई माउंटेड अप, साफ जाहिर है कि ही हैज़ टू गो फॉरवर्ड, उसको आगे भी जाना, कोई और भी काम है। कहता जो ही मैं आगे निकलने लगा, आगे जाने लगा, आगे वाली पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। माउंटेड अप द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, बोर का मतलब यहाँ पे है आई बोर, BORE, बोर। फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड कहाँ पे फिक्स्ड हो गया जी, फिक्स्ड इन द मेमोरीज ऑफ द पोइट, वो जो मौसीकी है, वो जो गीत है, वो शायर की याद के अंदर परमानेंट फिक्स हो गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और कहता इतना अरसा गुजर गया है, मैंने उस लड़की जैसा जो गीत है वो मैंने नहीं सुना। अब जब भी उसको वो याद करेगा तो फिज़िकल सेंसेशन तो वो एक ही वक्त में एंड होगी, लेकिन जब भी उसको फ्लैश बैक करेगा, उसको याद करेगा, तो उस वक्त भी उसको वही खुशी मिलेगी जो उसने एक्चुअल सीन के अंदर उसने एंजॉय की थी। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये सारी पोएम जो है ना आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।